Hello dear students, this is Sandeep Kumar, Economics faculty at Shiv Jyoti Education Group Kota. I welcome you all in the economics class. So dear students, today we are going to begin chapter number 5, that is market equilibrium under introductory microeconomics. Chapter 5 market equilibrium is basically based on the previous chapters which we have already gone through as law of demand and law of supply. क्योंकि यहाँ जो बेटा हम ज्यादातर बात करने वाले हैं वो है related to market forces. A market forces, you should know that it concludes two things. The one is demand and the another is supply. यहाँ बात की जा रही है बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड. इक्विलिब्रियम मार्केट वर्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दैट मार्केट इज एनी ऑफ द प्लेस where they are buyers and sellers of the commodity. Basically three components should be there. The one is buyer should be there, seller should be there, and any of the product or service should be there. Then we can call this as a market. There should not be any other particular place to whom we can recognize as a market. Market can be anything. That can be online as well and offline markets are there. All right. तो ये टर्म मार्केट तो हमें ऑलरेडी क्लियर है. द वेरी नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? सेटिस्फैक्ट्री. ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा? सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट, सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन. एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन मार्केट में जहां पे कि बायर और सेलर दोनों ही सेटिस्फाइड हो. मैं जब आपको डिमांड चैप्टर पढ़ा रहा था बेटा, आई टोल्ड यू वन थिंग कि डिमांड जो है दैट इज ओनली रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, बायर्स ऑफ एनी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई की बात करें तो सप्लाई टर्म में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज रिलेटेड और दैट बिलोंग्स टू द सप्लायर, प्रोड्यूसर, सेलर ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट. बट अब जब टर्म आता है बेटा मार्केट, तो मार्केट में तो दोनों ही चीजें आ जाएंगी. दे विल बी बायर एंड दे विल बी सेलर एज वेल. बोथ द थिंग्स विल बी इंक्लूडेड. एंड इक्विलिब्रियम दैट इज द सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट, सेटिस्फैक्ट्री लेवल. हमने ये पढ़ा था बेटा कि कोई भी एक कंज्यूमर तभी सेटिस्फाइड होता है व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द मिनिमम प्राइस. ऐसे ही होगा ना कि कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी मिले. एंड वाइस वर्सा. सप्लायर क्या करता है बेटा? Supplier wants to maximize the profit. He is working for the profit maximization in any of the market. So what is he seeking for? He wants that there should be higher the prices of the product and he will supply more and more units of the goods. All right. लेकिन अब इसको कैसे इक्वल, कैसे मैच किया जाए बेटा? ऐसी कौन सी कंडीशन, सिचुएशन हो सकती है जहां पे कि बायर और सेलर दोनों ही सेटिस्फाइड हो सके, जबकि हमें पता है दोनों के इंटेंशन, दोनों के मोटिव्स मैच नहीं हो रहे, इक्वल नहीं है. तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड अलग अलग तरह की कुछ कंडीशन, केसेस, सिचुएशन को हम यहां डिस्कस करेंगे अंडर दिस market equilibrium. So for the same thing, you all are required to please open your NCERT book and that is chapter number 5. So here we go with the same thing. The first topic which is given 5.1. This is equilibrium, excess demand and excess supply. Three things are summed here. पहली चीज है बेटा हमारे पास equilibrium. और equilibrium के लिए मैंने अभी आपको बताया है that it is a type of condition, any of the situation where there is the satisfaction level to each and every person in the market. Each and every again includes buyer and seller. तो आपको यहां बेटा क्या करना है? जहां लिखा है टर्म इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर आप लिखेंगे बेटा सेटिस्फैक्शन. ठीक है बेटा. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट. एक ऐसा लेवल जहां पे कि दोनों ही खुश हो. कौन? बायर भी और सेलर भी. ठीक है. नेक्स्ट इट कम्स एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई. डोंट वरी, अभी मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट यहां पे अंदर आपको अंडरलाइन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई. एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा? समथिंग एडिशनल, additional, or you can say extra. कुछ एडिशनल होना या कुछ एक्स्ट्रा होना, यही होता है एक्सेस का मतलब. तो जब किसी प्रोडक्ट की कोई भी डिमांड एक्स्ट्रा हो जाए, सप्लाई कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, उस सिचुएशन को भी हम यहां डिस्कस करेंगे बेटा. वन थिंग आई विल लेट यू नो हियर
कि ये जो चैप्टर है इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, क्योंकि ये जो यहाँ चैप्टर पढ़े दैट इज बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली, वो माइक्रो लेवल पे है। लेकिन इससे रिलेटेड ये एक और सिचुएशन कंडीशन फर्दर हमारी जो मैक्रो लेवल पे आती है वो आप डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, और वहां भी काफी सारे कुछ ऐसे की पॉइंट्स आएंगे, कुछ ऐसे माइंड मैप्स आएंगे जो कि यहां से मैच होते होंगे। और अगर आपको ये वाला चैप्टर ठीक से क्लियर हो जाता है तो 12th का जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा उसमें जो रिलेवेंट चैप्टर आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, वहां आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, वहां पे भी जो आपको कुछ टर्म्स यूज होंगे दैट दोज ऑल विल बी रिलेटिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो क्यों ना उसको हम अभी से क्लियर कर लें। चलिए बात करते बेटा इक्विलिब्रियम के बारे में। सो कीप द पेंसिल विद यू एंड अंडरलाइन करना है आपको जहां मैं आपको कहता हूं। ठीक है बेटा, a perfectly competitive market consists of buyers and sellers who are driven by their self-interested objects. Recall from chapter 2 and 4. The same thing, the one is demand and the another is related to supply. दोनों ही chapters को हम यहाँ पे conclude करेंगे. That objectives of the consumers are to maximize their respective preference and that of the firms are to maximize their respective profit. अभी जस्ट मैंने आपको वर्बली बताया था कि कोई भी एक बायर, एक कंज्यूमर, उसका मोटिव इंटेंशन क्या होता है, क्या होता है उसका इंटेंशन, लेसर द प्राइस हायर द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी शुड बी देयर, और तभी उनको क्या मिलता है, एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम गेन होगा। और अगर हम बात करते हैं किसी भी फर्म के बारे में, सो फर्म्स आर वर्किंग फॉर व्हाट, मैक्सिमाइज देयर respective profit. They are working for the profit maximization only. Both the consumer and firms objectives are compatible in the equilibrium. देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने satisfaction equilibrium के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का अपने अपने चैनल पे देखा जाए तो they both are working for any of the equilibrium or satisfactory point. An equilibrium is defined as, अब यहां से अपन अलाइन करेंगे बेटा, an equilibrium is defined as a situation where the plans of the consumers and firms in the market match and the market clears. अंडरलाइन कीजिए इसको बेटा। अगर क्वेश्चन आता है हमारा that what is meant by equilibrium, so answer will be like this. ठीक है, an equilibrium is defined as a situation, that means equilibrium अपने आप में एक कंडीशन है, एक सिचुएशन होती है। ठीक है, जो कि देखा जाए तो वैसे इनविजिबल है बेटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक तरह से इनविजिबल होता है, बट हाँ इसको फील जरूर किया जा सकता है। एंड फर्म्स इन द मार्केट मैच द मार्केट क्लियर्स। क्या कहा है बेटा, दो चीजें होती है हमारे मार्केट फोर्सेस में, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। वी हैव टू थिंग्स अंडर मार्केट फोर्सेस, द वन इज डिमांड एंड द अदर इज सप्लाई। डिमांड किससे रिलेटेड हो गया, रिलेटेड टू बायर, एंड सप्लाई हो गया रिलेटेड टू सप्लायर। अब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल जहां पे कि आके दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाएं, दोनों ही मैच हो जाए, दोनों ही एग्री हो जाए, बायर और सप्लायर, उसी पॉइंट को हम कह देंगे इक्विलिब्रियम। तो यहां आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स एंड बायर्स इन द मार्केट मैच, दे मैच, इंटरसेक्शन होगा उनका, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम कह देते हैं ई और इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो भी मैं आपको ग्राफिकली भी आगे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। An equilibrium, the aggregate quantity that all the firms wish to sell equals to the quantity that all the consumers in the market wish to buy. In other words, यहां से आपको बेटा पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है। ठीक है, in other words, market supply equals market demand. The price at which equilibrium is reached is called equilibrium price. यहां से हमारा इक्वेशन बनता है बेटा, क्वेश्चन आता है that what is meant by equilibrium price. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, तो एक ऐसी प्राइस जिसपे कि बायर और सेलर दोनों ही एग्री हो जाते हैं इस चीज के लिए कि किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना है, और बायर इसलिए कि किस प्राइस पे प्रोडक्ट को परचेज करना है। अभी मैं इसको दोबारा से पिक्चराइजेशन करूंगा बेटा यहाँ पे, एंड द क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड एट दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखिए बेटा, जो हमारे पास कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज में लिए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है, हम पहले फोकस करेंगे ओनली ऑन द टर्म प्राइस, कि प्राइस क्या होता है।
तो प्राइस वी नो विल कोई भी एक ऐसी कीमत हम कह सकते हैं हिंदी में, कोई भी एक ऐसा मॉनेटरी अमाउंट जो कि बायर सेक्रीफाइस करेगा फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सेलर्स को गेन करेगा। भाई देखिए बेटा, हर एक मार्केट में, हर एक इकोनॉमी में दो ही चीजें होती हैं, द वन इज ए एंड अनदर इज बी। ए अगर है सेलर तो बी हो जाएगा उसका बायर, कमोडिटी का। बायर जो है वो क्या करेगा, अपने अमाउंट का सेक्रीफाइस करेगा, मतलब मॉनेटरी एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है। और ये इसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम, ठीक है। अगर इसका एक्सपेंडिचर है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये इनकम। तो ये चीज हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमारे पास डबल साइडेड वर्क है, एक पर्सन अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है तो दूसरे के लिए वो चीज हो जाती है इनकम का पार्ट। तो हम बायर और सेलर के बीच में ये चीज यहां पे डिफाइन कर रहे थे, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो एक ऐसी सर्टेन प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का एक वो मॉनेटरी वैल्यू, किसी भी सर्विस का एक वो मॉनेटरी वैल्यू जिसपे कि बायर और सेलर दोनों का अग्रीमेंट हो जाता है। दे बोथ आर टोटली सेटिस्फाइड इन व्हाट, इन सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर सेलर एंड फॉर बाइंग द प्रोडक्ट फॉर द बायर। तो एक वो प्राइस जिस प्राइस पे दोनों ही सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर को भी लगता है कि दैट इज अ रीजनेबल प्राइस और सेलर को भी लगता है दैट आई हैव गेन माय प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट को अर्न कर लिया है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि अगर इससे प्राइस को कुछ अप एंड डाउन किया जाता है तो क्या होगा। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होती है 10 रुपीज, जिसपे कि बायर और सेलर दे बोथ आर सेटिस्फाइड, दोनों को लगता है ठीक है हम दोनों खुश हैं, उसका प्रॉफिट भी हो गया और बायर को प्रोडक्ट भी पसंद आ गया, लग रहा है कि रीजनेबल है, ठीक है। अगर इससे कम पे जाते हैं तो प्राइस को अगर रिड्यूस हम कर देते हैं तो क्या होगा। सपोज अगर प्रोडक्ट की प्राइस हम 7 रुपीज कर देंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा बायर्स उठ के आ जाएंगे, क्योंकि यही तो एक सिनेरियो होता है कि चलिए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस ही ज्यादा लेकर के आ जाओ। नॉर्मली इट हैपेंस, हमें रिक्वायर्ड होती है 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्राइस को जब हम देखते हैं कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं 5 6 7 8 एक साथ लेकर के आ जाते हैं। एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी देयर, ठीक है। तो प्राइस को अगर रिड्यूस कर देते क्या हो जाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब हो सकता है डिमांड जितनी इंक्रीज हो रही है क्या उतनी सप्लाई भी है उसकी, क्या उस प्रोडक्ट की उतनी अवेलेबिलिटी भी है क्या, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, देखिएगा व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम है, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे बेटा, दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड, जो भी मैं आपको बुक से रेफर करवा रहा था। दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, एक्सेस डिमांड, एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा डिमांड आ गई है, और इसी कंडीशन को मैक्रो लेवल पे बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। इसी सिचुएशन को कहा जाता है इन्फ्लेशन कंडीशन या इन्फ्लेशनरी गैप, जो आगे 12th में भी पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई उतनी ना हो पाए। जैसे अभी जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन बन रहा है बेटा, अब यू नो पूरे वर्ल्ड में उसकी कितनी डिमांड है, सभी को चाहिए, और चाहिए क्या, इट इज मस्ट, लगाना कंपलसरी है तो ठीक है वैक्सीनेशन, लेकिन डिमांड जितनी है क्या लग रहा है अभी उतनी सप्लाई हो पा रही है। आप लोग रेगुलरली न्यूज चैनल्स पे पेपर्स पे पढ़ रहे होंगे इस बारे में कि अलग अलग स्लॉट्स में लगाया जाएगा, पहले इन लोगों को फिर उनको फिर इन कैटेगरीज को लगाया जाएगा, मींस पीपल हैज बीन कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है, कैटेगरीज बना दी गई हैं। वो क्यों, ताकि इक्विवेलेंट सप्लाई भी उधर से चलती रहेगी, इज इट। तो अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है, दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड। ये कब होगा, अगर हमने इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस को और रिड्यूस कर दिया हो तो, इज इट क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस मान लीजिए 10 है इक्विलिब्रियम, ये है हमारी ईपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमने प्राइस को रिड्यूस करके देख लिया कि क्या प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम तो 10 है, प्राइस को अगर हमने कर दिया 14 रुपीज, प्राइस को कर दिया 14 रुपीज। अब जरा सप्लायर को ध्यान कीजिए बेटा, अभी मैंने आपको कहा था 7 होती हम सब मार्केट में भागेंगे और एक्सेसिव प्रोडक्ट को परचेज करके ले आएंगे, जहां 1-2 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वी विल कंज्यूम 6 to 7 यूनिट्स, ओके। अब मान लीजिए अगर प्राइस हो जाती है 14 रुपीज, अब किसको बेनिफिट है, सप्लायर को। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि दोनों ही चैप्टर्स को हम यहाँ पे इंक्लूड मर्ज करके चलेंगे यहाँ पे। अब बेनिफिट किसको है, सप्लायर को है। तो हमने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट बेटा, इफ पी एक्स इंक्रीजेस
S6 इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस रिड्यूस तो सप्लाई भी रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। अब क्या होगा बेटा मार्केट में? प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड रिड्यूस होगी, है ना, लेकिन प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी। अब सिचुएशन क्या होगी यहां पे? अब प्रोडक्ट की डिमांड कम लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू? अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल ओनली फॉर द सप्लायर्स, फॉर द सेलर्स, फॉर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट गेन हो रहा है। इसलिए अपने प्रोडक्ट को स्टॉक करने की जगह आउटफ्लो करेंगे, उसका प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। वो तो बेच देंगे, मार्केट में सप्लाई भी हो जाएगी, लेकिन क्या 14 रुपीज पे परचेज करने के लिए बायर रेडी भी है क्या? हमें तो इस चीज को फोकस करना है ना। तो बायर विल नॉट बाय, वो नहीं करेगा बायर परचेज। वो क्यों? क्योंकि ये तो लॉ है, प्रैक्टिकल लॉ है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो डिमांड डिक्रीज होगी, सप्लाई यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वापिस से 10 रुपीज पे जाना पड़ेगा। अब ये जो कंडीशन आप यहां देख रहे हैं बॉक्स में, जहां पे कि डिमांड इज लेसर देन सप्लाई और यू कैन से सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो रहा है, तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? एक्सेस सप्लाई। जैसे एक्सेस डिमांड हुआ था ना अभी, तो इसी कंडीशन को हम क्या कह देते हैं बेटा? एक्सेस सप्लाई। जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था आपका बुक का पॉइंट नंबर 5.1, तो ये वही होगा जहां पे कि प्रोडक्ट की सप्लाई एक्सेस हो जाएगी और इस कंडीशन पे बायर प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर नहीं करेगा। तो अब आपने दोनों ही कंडीशंस देखी बेटा, कौन कौन सी कंडीशंस? कंडीशन 1 जहां पे कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज। ठीक है, ये तो हमारा बेस है, इक्विलिब्रियम हमने इसको मान लिया है। हमने प्राइस को रिड्यूस किया तो प्रॉब्लम कौन सी हुई थी? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला? एक बार को हम इसको ईडी कह देते, एक्सेस डिमांड। अगर प्राइस को 14 किया तो कौन सी सिचुएशन हो जाती है? डिमांड लेसर देन सप्लाई, और इसको हम क्या देते हैं? ES मींस एक्सेस सप्लाई। दोनों ही सिचुएशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बुक में अंडरलाइन करवाया था और वहां क्या था? That equilibrium is the situation where both the market forces match. और market forces कौन कौन से? The one is demand and another is supply. अब मैच कब होंगे? जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। इक्विलिब्रियम वही होगा ना जब दोनों ही चीजें मैच हो जाएंगी, इक्वल हो जाती है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो यहां अब हमने बेटा 3 to 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। देखिए दोबारा से, इक्विलिब्रियम प्राइस एक वो प्राइस जहां पे कि बायर और सेलर दोनों ही सेटिस्फाइड होंगे। इट मींस ये सिचुएशन कौन सी हो जाती है? D इज इक्वल्स टू S। एक वो प्राइस जिसपे कि बायर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो और सप्लायर भी उस प्रोडक्ट को सेल करने पे रेडी हो। तो ये कंडीशन होती है हमारी इक्विलिब्रियम, एक आइडियल कंडीशन जिसको कि हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, जो क्वांटिटी सेल की जाएगी उसको कहा जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। टर्म्स को ध्यान से सुनिए बेटा, एक ऐसी प्राइस जिसपे कि दोनों फोर्सेस मैच होते हो, दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। एक वो सिचुएशन जहां पे कि दोनों क्वांटिटी मैच होती हो, डिमांड और सप्लाई की, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगा, दैट विल बी नोन एज एक्सेस डिमांड कहा जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कि डिमांड इज लेसर देन सप्लाई, तो उसको हम एक्सेस सप्लाई कह देते हैं। अब इन दोनों ही तरह की सिचुएशन से हमें गेट इट ऑफ होना है, इन दोनों सिचुएशन से हमें बचना है। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से लॉसफुल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इट मींस कहीं ना कहीं इकोनॉमी के किसी चैनल में मिस्टेक है। हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर्स काम करेंगे, वो करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ये हो सकता है। या फिर आउटपुट के लिए जो टेक्निक हम यूज में ले रहे हैं वो टेक्निक मैच नहीं कर रही है। हो सकता है कि हम लेबर इंटेंसिव यूज में ले रहे हो लेकिन कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हम अभी क्लासिकल टेक्निक्स को यूज में ले रहे हैं रादर देन यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स, इसलिए प्रोडक्शन कम हो रहा होगा। एनी रीजन कैन बी देयर, रीजन कैन बी एनीथिंग। इस वजह से सिचुएशन हो रही हो कि सप्लाई हम उतनी नहीं कर पा रहे जितनी भी प्रोडक्ट की
डिमांड है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू इंक्रीज द Px। ये ट्रीटमेंट बेटा ध्यान से मान लीजिएगा, ये बेस है बिल्कुल, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर मतलब इस चैप्टर में हमारे जितने भी केसेस आएंगे हर केस में यही चीज हमें वहां पे मैच करनी होगी, दैट व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। उनको रटना नहीं है, हमें बिल्कुल लर्न नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ प्रैक्टिकली समझना है कि अगर डिमांड को रिड्यूस करना है, डिमांड को बैलेंस करना है, सो वी विल हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होते ही डिमांड अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। बट द पॉइंट इज दैट कि प्राइस को कितना रिड्यूस किया जाए, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि प्राइस को हमें उतना रिड्यूस करना है जहां तक कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई ना हो जाए। हमें प्राइस को इतना इंक्रीज करना है ताकि डिमांड रिड्यूस हो, और रिड्यूस कहां तक हो, जब तक कि हमें हमारी आइडियल कंडीशन ना मिल जाए। एज सेम एज विल हैपन हियर इन एक्सेस सप्लाई ऑल्सो। यहां भी यही होगा, क्या, डिमांड लेसर देन सप्लाई, सप्लाई ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो गई है, इसलिए सप्लाई एक्सेस हो रही है। तब जब हमें इस कंडीशन को कंट्रोल करना होगा, इस कंडीशन को भी प्रिवेंट करना होगा, तो भी डेफिनेटली हमें सेम सिचुएशन को इंप्लीमेंट करना होगा। अब क्या करना है, जब डिमांड ज्यादा थी उसको कंट्रोल करने के लिए हमने प्राइस को इंक्रीज किया। अब जब डिमांड कम है, क्यों, क्योंकि प्राइस ज्यादा है, तो डिमांड इंक्रीज कब होगी, व्हेन द प्राइस रिड्यूसेस। तो एब्सोल्युटली अब हमें यहां क्या करना पड़ेगा, Px को रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्योंकि जैसे ही Px रिड्यूस होगा, सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा इसका, बोलिए, सप्लाई इसकी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे ही सप्लाई रिड्यूस होगी तो तब तक रिड्यूस करना है सो दैट इट विल बी इक्वल्स टू डी एंड एस, और वापस हमें ये हमारी आइडियल सिचुएशन ना मिल जाए। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे किसकी एक फेयर इक्वेशन बना के देता हूं बेटा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू ऑल। और वही इक्वेशन आगे चैप्टर में हमारे पास बहुत सारी जगह पे भी काम आने वाली है। ठीक है बेटा, देखिए व्हाट हैपेंस, वी हैव 2-3 थिंग्स, Px, Dx एंड Fx। ठीक है बेटा, 3 चीजें लेते हैं हम यहां पे। अब देखिए, इफ प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड पे इसका क्या इफेक्ट होता है बेटा, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, यही होगा। ओके, और अगर मान लीजिए इफ प्राइस डिक्रीजेस, तो सप्लाई डिमांड पे इसका क्या इफेक्ट होगा, डिमांड इंक्रीजेस। ये चीज क्लियर है बेटा आपको, व्हाट आई टोल्ड, if price decreases then supply increases। ये पॉइंट क्लियर बेटा यहां से, श्योर। चलिए अब इसी चीज को डिमांड पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। if price increases then supply also increases, and if price decreases then supply also decreases। यही होता बेटा, रिपीट कर रहा हूं मैं, if price increases demand decreases but supply increases, if price decreases demand increases and supply reduces decreases। ये सिचुएशन होती है, इसको बेटा आप कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज आगे बाब हमारे काम में आने वाली है। जो अभी मैंने आपको यहाँ लॉ बताया था वही फर्दर बाबर हमारा इंप्लीमेंट होगा। तो ये था बेटा इस चैप्टर के हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि समझना जरूरी थे। अब आगे हमारे पास वो कंडीशंस आती है जहां पे कि हम परफेक्ट मार्केट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस देखेंगे। एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पे कि इन नंबर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, उनकी हम कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, एंड बेसिकली होमोजीनियस गुड्स एज यूज्ड देयर। तो ऐसी कंडीशन में या इस तरह के मार्केट फॉर्म में हम कहां से किस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं। तो चलते बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं उन केसेस को समझना।